ये घमंडी अमीर आदमी प्लेन में आराम से सेल्फी ले रहा था, लेकिन बगल में बैठी खूबसूरत साइंटिस्ट उसे घूर रही थी, क्योंकि उसे दिल से इस दिखावे वाले आदमी से नफरत थी। फिर भी वो बेशर्मी से उससे बात करने आ गया। जब साइंटिस्ट ने उसकी तरफ देखा भी नहीं तो इस अमीर आदमी ने एक बिजनेस मैगजीन निकाली ताकि वो अपना रुतबा दिखा सके। लेकिन उसकी इस हरकत से कोई इंप्रेस नहीं हुआ, बल्कि वो उसे और भी ज्यादा चिढ़कर देखने लगी। अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और खिड़की के बाहर बर्फ में पेंगुइन की फोटो खींचने का नाटक करने लगा, जबकि असल में वो सोच रहा था कि इस औरत से बदला कैसे लिया जाए। तभी अचानक प्लेन हवा में एक तरफ झुक गया और वो अमीर आदमी सीधा साइंटिस्ट के ऊपर जा गिरा। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। वो आदमी एकदम डर के मारे पीला पड़ गया और जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध ली। उसे पता ही नहीं था कि मौत उनके बहुत करीब आ चुकी है। प्लेन जल्द ही एक बर्फीले तूफान में फंस गया। पायलट ने बादलों से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक था। देखते ही देखते प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया और हजारों मीटर ऊपर से तेजी से नीचे गिरने लगा। अंदर सब लोग चीखने चिल्लाने लगे। थोड़ी ही देर में प्लेन सीधे एक बर्फीले पहाड़ से जा टकराया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो बर्फ पर गिरकर काफी दूर तक फिसलता चला गया और फिर सीधा जमी हुई बर्फ में जा घुसा। अच्छी बात यह थी कि उस आदमी की सीट बेल्ट बंधी हुई थी, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन बाकी लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। पायलट और एक और पैसेंजर की वही मौत हो गई। साइंटिस्ट को भी बहुत चोटें आई। उसका एक पैर लोहे की भारी प्लेट के नीचे दब गया था, जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर वो आदमी तुरंत वहां आया और बिना कुछ सोचे उसे बचाने में लग गया। लेकिन जैसे ही उसने पूरी ताकत से वो प्लेट उठाने की कोशिश की, अचानक प्लेन का वो हिस्सा तेजी से नीचे पानी में डूबने लगा और अंदर खूब सारा पानी भरने लगा। खुद को बचाने के लिए उसने एक बैग उठाया और उसे तड़पता हुआ छोड़कर वहां से भागने लगा, क्योंकि उसे पता था कि प्लेन बहुत जल्द समुद्र में डूब जाएगा और वो किसी अजनबी के लिए अपनी जान नहीं देना चाहता था। बेचारी लड़की को दर्द सहते हुए खुद ही प्लेट को उठाने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन वो हिली तक नहीं। अब वो पूरी तरह निराश हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने हार मानी, वो आदमी अचानक वापस आ गया। शायद उसे दया आ गई थी। उसने पहले आग बुझाने वाले सिलेंडर से प्लेट को अटकाया और फिर उसके जूते के फीते खोले। एन मौके पर उसने पूरी ताकत लगाकर लड़की को वहां से बाहर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वो दोनों प्लेन से बाहर निकले, वो पूरा प्लेन उनके सामने ही पानी में डूब गया। हालांकि वो अभी के लिए मौत के मुंह से बच गए थे, लेकिन इस सुनसान अंटार्कटिका में जिंदा कैसे रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। फोन में नेटवर्क नहीं था और किसी को भी उनके क्रैश की सही लोकेशन के बारे में नहीं पता था। अब उनके सामने जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती आने वाली थी। जमा देने वाली ठंड, खाने की कमी और कई अनजाने खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। हवा रुक गई थी। हवा रुक गई। बहुत बढ़िया, जल्दी चलो, मौसम बदलने वाला है। इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते, एक और भयानक बर्फीला तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बिना कुछ सोचे उस साइंटिस्ट ने उस आदमी को जल्दी से एक गड्ढा खोदने को कहा। लड़की भी अपना दर्द भूलकर उसकी मदद करने लगी। अच्छी बात यह रही कि तूफान आने से पहले ही वो दोनों उस गड्ढे में छुप गए। काफी देर बाद जब तूफान रुका और आसमान साफ हुआ, तो बाहर से मदद मांगने के लिए वो आदमी उम्मीद लेकर पहाड़ की चोटी पर नेटवर्क ढूंढने भागने लगा। लेकिन जब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर पहुंचा, तो उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो फोन को कितना भी ऊपर उठा ले, लेकिन उसे कोई नेटवर्क नहीं मिला। उसने सोचा था कि अंटार्कटिका में एक बड़ा प्रोजेक्ट फाइनल करने के बाद उसकी कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी, लेकिन किस्मत ने उसके बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। गुस्से में उसने अपना फोन दूर फेंक दिया और तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पहाड़ से नीचे गिर गया। पर कौन जानता था कि इसी गलती की वजह से उन्हें जीने की एक नई उम्मीद मिल जाएगी। सामने ही एक पुराना और खाली लकड़ी का केबिन दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उस लड़की के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। डेड बॉडी को देखकर कुछ बहुत ही खतरनाक अंटार्कटिक पक्षी वहां आ गए थे। ये इतने खूंखार होते हैं कि अपनी तेज चोंच से पल भर में ही इंसान का गोश्त नोच लेते हैं। ये सब देखकर वो बेचारी डर के मारे कोने में सिकुड़कर कांपने लगी। इससे पहले कि वो पक्षी उस पर हमला करते, वो आदमी वहां पहुंच गया। उसने पक्षी की गर्दन पकड़ी और उसे जोर से दूर फेंक दिया। इस तरह उस आदमी ने एक बार फिर उसकी जान बचाई। जल्दी से अपना सामान उठाकर वो लड़की को अपनी पीठ पर बैठाकर उस केबिन की तरफ ले जाने लगा। वहां से केबिन ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन गहरी बर्फ और खड़ी चढ़ाई की वजह से उनका चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, वो आदमी जोर से चिल्लाया और सारा को कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन थकने की वजह से उसके पैर लड़खड़ा गए और बैलेंस बिगड़ने से दोनों सीधे पहाड़ से नीचे गिर पड़े। बहुत ज्यादा दर्द होने से सारा बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो आदमी उसे सही सलामत केबिन में ले आया था। अब क्या करे? मेरे पैर की हड्डी टूट गई है, इसे जोड़ना पड़ेगा। हड्डी जोड़ना ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो सारा के पैर का इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा और उसकी जान जा सकती है। मजबूरी में डेविड को सारा की बात माननी पड़ी। उसने पैंट हटाई और सारी तैयारी करने के बाद हिम्मत जुटाकर उसके पैर की हड्डी को अपनी जगह पर सेट किया। लेकिन इतने भयंकर दर्द से सारा फिर से बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसकी हड्डी जुड़ चुकी थी, लेकिन अब एक शर्मिंदगी वाली बात होने वाली थी। उसने झिझकते हुए बेड बजाकर कहा, अरे अब क्या हुआ? मुझे वॉशरूम जाना है। उसे इस हालत में देखकर डेविड को फिर से तरस आ गया। उसने बिना कुछ कहे एक आरी निकाली और बेड में एक बड़ा सा छेद कर दिया। फिर एक बर्तन लाकर उसके नीचे रख दिया ताकि उसे शर्मिंदगी ना हो। वो तुरंत वहां से चला गया। जाते हुए उसने ये भी कहा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सारा ने कभी नहीं सोचा था कि प्लेन में जिस आदमी से वो इतनी नफरत करती थी, वो पुराने गिले शिकवे भुलाकर इस तरह उसकी मदद करेगा। अब उन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी थी, लेकिन ये अंटार्कटिका था जहां बहुत भयानक ठंड पड़ती है। उनके सामने दूर दूर तक सिर्फ बर्फ और ठंडी हवाओं के अलावा कुछ नहीं था। कोई इंसान या जानवर नहीं था। डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो दोनों इन हालातों में कैसे जिंदा रहेंगे, लेकिन शायद उनकी किस्मत अच्छी थी। बाहर ठंड से कांपते हुए डेविड को अचानक दरवाजे के पास एक तेल का टैंक दिखा। उसने
ऊपर से बर्फ हटाई और देखा कि उसमें अभी भी काफी सारा फ्यूल बचा था। फिर उसे स्टोर रूम में एक जनरेटर भी मिल गया। बस किस्मत आजमाने के लिए उसने पूरी ताकत से उसे खींचा और खुशकिस्मती से वो जनरेटर चालू हो गया। इसके साथ ही केबिन की लाइटें जल गई और हीटर से कमरा भी गर्म होने लगा। सारा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये अमीर आदमी सिर्फ दिखावा नहीं करता बल्कि मुसीबत में बहुत काम का इंसान है। इसके बाद उन्हें एक के बाद एक सरप्राइज मिलते गए। उन्हें केबिन में खाने पीने का बहुत सारा सामान मिल गया। पैकेट पर लिखी जानकारी देखकर समझ आ रहा था कि ये सामान चाइना की रिसर्च टीम का था। ये सब देखकर सारा ने एक बड़ा अंदाजा लगाया, हो सकता है कि चाइना का स्टेशन यहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर दूर हो। एक साइंटिस्ट होने के नाते उसने अपने अनुभव से तुरंत केबिन की सही लोकेशन का पता लगा लिया। लेकिन मुश्किल ये थी कि उसे सिर्फ दूरी का अंदाजा था, दिशा का नहीं। इस दूर दूर तक फैली सफेद बर्फ की चादर में एक छोटा सा स्टेशन ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? सिर्फ 4 ही तो दिशाएं हैं, मैं जाकर ढूंढ लूंगा। लेकिन अभी जनरेटर में लिमिटेड फ्यूल है, अगर रोज कुछ घंटे भी चलाएं तो ये मुश्किल से कुछ ही दिन चलेगा और तब तक अंटार्कटिका में दिन खत्म होकर महीनों लंबी रात शुरू हो जाएगी। तब तापमान बहुत ज्यादा गिर जाएगा और अगर हीटर के लिए फ्यूल नहीं बचा तो वो ठंड से मर जाएंगे। तो फिर हमें कुछ ही दिनों में उसे ढूंढना ही होगा। मैं ऐसे ही मरने वाला नहीं हूँ। डेविड का ये हौसला देखकर सारा के अंदर भी जीने की उम्मीद जाग गई। बहुत सोच समझकर उन्होंने उस स्टेशन को ढूंढने का एक बढ़िया सा प्लान बनाया। डेविड ने जल्दी से जरूरी खाने पीने का सामान और कपड़े पैक किए और वो वहां से निकलने के लिए तैयार हो गया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो बर्फीली ठंडी हवाओं का सामना करते हुए गहरी बर्फ के बीच निकल पड़ा। उसने सोचा था कि पहले उत्तर दिशा की तरफ जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा, लेकिन इस सफेद चादर में लिपटे अंटार्कटिका को देखकर वो अंदर से थोड़ा घबरा गया था। पर उसकी ये घबराहट ज्यादा देर नहीं रही। जल्द ही अंटार्कटिका के इस खूबसूरत नजारे ने उसका दिल जीत लिया। एक बड़े से पहाड़ पर खड़े होकर डेविड ने अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां भुला दी। फिर उसने अपने कंधों से बैग का भारी बोझ उतारा और खुद को आजाद महसूस करते हुए बर्फ पर फिसलने लगा और अंटार्कटिका की उस शांति और आजादी का पूरा मजा लेने लगा। वो प्यारे पेंगुइन के साथ तस्वीरें खिंचवाता और उनके मजेदार चलने के तरीके की नकल करता। वो इस खुशी के पल का पूरा मजा ले रहा था। अगर रास्ते में उसे सील मछली दिख जाती तो वो मजे से उनसे बातें करने लगता। आराम और खुशी के इस छोटे से पल ने मानो उसे अपना असली काम पूरी तरह भुला दिया था। तुम्हें क्या लगता है, ऐसे घूरने में मजा आ रहा है? तुम ऐसे घूरोगी तो मैं फ्रेश भी नहीं हो पाऊंगा। सारा खजाना तुम्हारे लिए ही है, लेकिन अंटार्कटिका के नजारे जितने सुंदर हैं उतने ही अनजाने खतरों से भी भरे हैं। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि पास से ही एक बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है। एक भयंकर बर्फीला तूफान आने ही वाला था। पल भर में लाखों टन बर्फ किसी गुस्से वाले जानवर की तरह उफनती हुई दहाड़ मारती हुई आई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने लगी। हवा में उड़ती बर्फ ने सब कुछ सफेद धुंध से ढक दिया। डेविड इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे। वो बिना साफ किए ही अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगा। किस्मत से उसने समझदारी दिखाते हुए खुद को एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा लिया और बाल बाल बच गया। केबिन में वापस आते ही वह सारा के सामने अपनी तारीफों के पुल बांधने लगा कि कैसे उसने इतने बड़े खतरे में भी शांत रहकर बहादुरी से काम लिया। लेकिन सारा को उसकी इन फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसकी टूटी फूटी बातों से उसने एक जरूरी बात समझ ली थी। डेविड जिस उत्तर दिशा में गया था वहां समंदर होना चाहिए, क्योंकि ग्लेशियर सिर्फ समंदर में ही मिलते हैं और जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ था उसके पश्चिम में भी समंदर ही है। अब सिर्फ पूरब और दक्षिण की दिशा ही बची है। लेकिन अभी घर के बाहर चारों तरफ भयंकर बर्फबारी हो रही थी। इसकी वजह से उन्हें खोजने के काम में और भी कई अनजाने खतरे हो सकते थे। इसलिए सारा ने उसे 2 दिन आराम करने के बाद जाने की सलाह दी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आज ही जा सकता हूँ। अगर तुम मर गए तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। अगर तुम 2 दिन में वापस नहीं आए तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा था कि मैं बहुत अमीर बनूंगा और मेरा एक भरा पूरा परिवार होगा और मैं अपनी पूरी उम्र जीऊंगा। हालांकि दोनों ही आने वाले खतरों को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन डेविड अपनी उम्मीद और विश्वास से सारा को भी हिम्मत दे रहा था। उसने आराम करने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और थोड़ा सुस्ताने के बाद फिर से सफर पर निकल पड़ा। इस बार उसने मजाक मस्ती छोड़ दी और अपने कदम तेज कर लिए। आते जाते समय उसने एक एक पल का सही इस्तेमाल किया और बिल्कुल भी देरी नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो समय पर वापस नहीं पहुंचा तो सारा कोई गलत कदम न उठा ले। अच्छी बात यह रही कि दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी खोज का दायरा काफी कम कर लिया था। उनके बचने की उम्मीद भी बढ़ती जा रही थी। इस दौरान डेविड को न सिर्फ 20 किलोमीटर दूर औरोरा स्टेशन खोजने जाना पड़ता था, बल्कि केबिन में लौटने के बाद उसे सारा का ध्यान भी रखना पड़ता था। वो उसकी चोटों का ख्याल रखता और उसे आराम करवाता। दिन रात साथ रहने की वजह से सारा के मन में डेविड के लिए काफी बदलाव आ गया था। उसे एहसास हुआ कि जो इंसान उसे हमेशा एक बिगड़ा हुआ रईस लगता था वो असल में कितना जिम्मेदार हो सकता है। शायद पहले वो उसे गलत समझ रही थी और ये उसकी ही छोटी सोच थी। सारा को जल्दी ठीक करने के लिए डेविड ने उसे ताकत देने के लिए कुछ मछलियां पकड़ने का फैसला किया। उसने बर्फ में एक छेद किया, अपना कांटा तैयार किया और धीरे से चारा नीचे डाला। अब उसे बस शांति से इंतजार करना था। अचानक कांटा जोर से हिलने लगा। उसने पूरी ताकत से खींचा और एक बड़ी मछली उसके हाथ लग गई। वापस लौटते समय डेविड बहुत खुश था, लेकिन तभी न जाने कहां से कुछ टूटने की आवाज आई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूटने लगी। एक जोरदार झटके से डेविड की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक भयानक मुसीबत में फंसा हुआ पाया। उसके पैरों के नीचे एक गहरी अंधेरी खाई थी और सिर के ऊपर 100 मीटर ऊंची बर्फ की दीवार। सिर्फ हाथों के सहारे ऊपर चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन था। इस बिना किसी रास्ते वाली मुसीबत में डेविड ने हिम्मत जुटाई और बर्फ की संकरी दरारों के बीच से मुश्किल से निकलने लगा। उसे उम्मीद थी कि इस मुसीबत में शायद कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन कई घंटों तक बिना दिशा के भटकने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। काफी देर घूमने के बाद उसने देखा कि वो वापस उसी जगह आ गया था। अब डेविड वहीं रुक गया और सामने की खाई को देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो खाई भी उसे ही घूर रही हो। इस गहरी निराशा में उसके दिमाग में एक पल के लिए
हार मान लेने का ख्याल आया, लेकिन जिंदगी और मौत की इस कशमकश में उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई दी, अगर तुम मर गए। डेविड को तुरंत एहसास हुआ कि सारा के साथ उसका सिर्फ दिल का रिश्ता नहीं है, बल्कि उन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वो जानता था कि अब उसकी जान सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उस पर सारा के जीने की उम्मीद भी टिकी है। जिम्मेदारी के इस गहरे एहसास ने डेविड को समझाया कि वो ऐसे ही हार नहीं मान सकता। उसने हिम्मत जुटाई और एक बहुत ही संकरी बर्फीली दरार में घुस गया, लेकिन जो कपड़े उसे ठंड से बचाने के लिए थे वही अब उसके लिए मुसीबत बन गए। वो उस कठोर बर्फीली दीवार के बीच बुरी तरह से फंस गया था, फिर भी उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। वो मौत से लड़ने के लिए डटा रहा और आखिर में अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बर्फीली कैद से बाहर निकल ही आया। बिना एक पल की सांस लिए वो आगे की तरफ रेंगता रहा, लेकिन शायद किस्मत उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी। जैसे ही डेविड मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, दरार के अंदर से एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई, जैसे आसमान टूट पड़ा हो, जिससे उसका दिल कांप गया। डेविड का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि ये अंदर से दरार के टूटने का इशारा है। वो घबराकर तेजी से आगे रेंगने लगा, लेकिन उसी पल बर्फ का पहाड़ किसी बाढ़ की तरह नीचे गिरा और पलक झपकते ही उसे अंधेरे और भयंकर ठंड में दबा दिया। उसी वक्त उस अकेले केबिन में सारा हड्डी कंपा देने वाली ठंड से कांप रही थी। वो एक तरफ डेविड के जाने के दिन गिन रही थी और दूसरी तरफ उसे डर था कि कहीं उसके साथ कोई हादसा न हो गया हो। बाहर होने वाली हर छोटी सी आहट से सारा का दिल घबरा जाता था। डेविड को बाहर गए हुए अब पूरे 4 दिन हो चुके थे। सारा की बेचैनी किसी तूफान की तरफ बढ़ती जा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अपने हाथ जोड़े, पेंडेंट को कसकर पकड़ा और सच्चे दिल से डेविड के लिए प्रार्थना करने लगी। वो चाहती थी कि ये निर्दयी बर्फीला तूफान थोड़ी दया खा ले और उसे सही सलामत वापस भेज दे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बाहर की हवा किसी खूंखार जानवर की तरह सब कुछ तबाह कर रही थी। उसने उस पुराने जनरेटर को भी खराब कर दिया। केबिन के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा और खिड़की के शीशे पर तुरंत बर्फ की मोटी परत जम गई। इस बेबसी के पल में सारा के सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। डर और ठंड साए की तरह उसके साथ थे, लेकिन वो जानती थी कि उसे हार नहीं माननी है, क्योंकि उसे डर था कि अगर डेविड वापस आया और वो नहीं मिली तो वो भी जी नहीं पाएगा। इसलिए उसने दर्द सहते हुए मुश्किल से केबिन के बाहर रेंगना शुरू किया और जनरेटर को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन बर्फ के कारण रस्सी बहुत कमजोर हो गई थी। सारा ने जैसे ही रस्सी को जोर से खींचा, वो टूट गई। रस्सी के साथ साथ उसकी जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। इस वक्त मौत से भी ज्यादा डरावना था जिंदगी के आखिरी पलों का अकेलापन और निराशा। इतने दिन बीत गए थे, शायद डेविड के साथ कुछ बुरा हो गया हो। आखिर अंटार्कटिका जैसी खतरनाक जगह पर जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो आसमान से गिरती हुई बर्फ को देखती रही और दूर दूर तक फैले उस खूबसूरत और शांत बर्फीले मैदान को भी। शायद अपनी जिंदगी को यहीं खत्म कर लेना ही सबसे बड़ा छुटकारा था। उसने धीरे से अपनी नजरें घुमाई और आखिर में पास ही पड़े एक टिन के ढक्कन पर उसकी नजर गई। आत्महत्या का ये ख्याल किसी शैतान की तरह उसे हमेशा के अंधेरे में बुला रहा था। आखिरकार उसने अपने कांपते हाथों से अपनी कलाई काट ली। उसका लाल खून उसके दर्द की तरह खामोशी से उस ठंडी बर्फ पर बहने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी जान को ठंडी हवाओं के हवाले कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ डेविड ने अभी हार नहीं मानी थी। उस गहरे अंधेरे में वो अपने लाइटर की हल्की रोशनी और सारा की चिंता के सहारे अपनी पुरानी कुल्हाड़ी से बर्फ काटकर बाहर निकलने का रास्ता बना रहा था। वहां से बच निकलने के बाद उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और गहरी बर्फ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर वापस दौड़ पड़ा। लेकिन जब वह केबिन में लौटा तो वही हुआ जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। वो घबराकर सारा के पास गया और झुककर उसकी कमजोर होती हुई सांसें सुनने लगा। उसका दिल डर से बैठा जा रहा था। वो जोर जोर से सारा का नाम पुकारने लगा, ये बताने के लिए कि वो अभी भी जिंदा है। गनीमत रही कि सारा सिर्फ बेहोश थी और जल्दी ही उसे होश आ गया। ये देखकर कि सारा ठीक है, डेविड की जान में जाना है, उसने उसे कसकर गले लगा लिया। वो खुद को कोस रहा था और बहुत डरा हुआ भी था। वो सोच भी नहीं सकता था कि सारा के बिना उसकी दुनिया कितनी अकेली और सूनी हो जाती। शुक्र है कि किस्मत ने उन्हें एक और मौका दे दिया। डेविड ने जल्दी से जनरेटर ठीक किया और अपनी जान पर खेलकर लाई गई मछली का सूप बनाया। लेकिन इतना सब कुछ झेलने के बाद भी सारा अभी तक उन डरावने पलों से बाहर नहीं आ पाई थी। उसकी आंखें खाली और उदास थी, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। आने वाले कल को लेकर वो डरी हुई थी। उसे नहीं पता था कि ऐसे दिन कब खत्म होंगे। मैं बर्फ की खाई में गिर गया था, हम जिंदा बच जाएंगे, है ना? डेविड को सारा से वो जवाब नहीं मिला जो वो चाहता था, लेकिन वो जानता था कि जितनी जल्दी हो सके औरोरा स्टेशन पहुंचना ही उनके बचने का इकलौता रास्ता है। इसलिए उसने आराम नहीं किया और थोड़ा सा सुस्ताने के बाद तुरंत निकलने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले उसे अब भी चिंता सता रही थी। अगर तुम सच में मेरे बिना या अगर मैं वापस ना आ पाऊं तो मैं चाहता हूं कि तुम कम से कम सारा डीजल इस्तेमाल कर लो और डिब्बे वाला खाना खत्म कर दो, उसके बाद ही कुछ सोचना। डेविड ने हिम्मत करके बर्फ पर चलना शुरू किया। हड्डियों को कंपा देने वाली सर्द हवाओं का सामना करते हुए उसने कई पहाड़ पार किए। वो बिना रुके उस दूर औरोरा स्टेशन को ढूंढ रहा था। उसके कदमों के निशान इस विशाल बर्फीले इलाके में हर जगह फैल चुके थे, लेकिन इस शांत दिखने वाली बर्फीली जमीन के नीचे कई ऐसे खतरे छिपे थे जिनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। जब डेविड अपना पूरा ध्यान लगाकर आगे बढ़ रहा था तभी उसकी आंखों में एक तेज दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के अंदर आग भड़क उठी हो या फिर किसी ने एक साथ कई सुइयां चुभा दी हो। वो दर्द से तड़पते हुए बर्फ पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने मुश्किल से सख्त बर्फ को तोड़ा और जल्दी से मुट्ठी भर बर्फ उठाकर अपनी आंखों पर रख ली ताकि इस भयानक दर्द से कुछ राहत मिल सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि हालत और भी खराब होने वाली है। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और नीचे का रास्ता भी अब साफ नहीं दिख रहा था। डेविड सिर्फ अपने अंदाजे के भरोसे लड़खड़ाते हुए उस बर्फ में आगे बढ़ता रहा। गिरते पड़ते और घिसटते हुए आखिरकार वो लकड़ी के घर के पास पहुंच गया। हालांकि घर बस कुछ ही दूरी पर था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो पूरी तरह से खोया हुआ और बेबस महसूस कर रहा था। घबराहट में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो हताश होकर पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। उसकी इस चीख ने घर के अंदर सो रही सारा को चौंका कर जगा दिया। वो जल्दबाजी में किसी तरह बिस्तर से उठी और तुरंत डेविड को जवाब देने लगी। उसकी यह
आवाज डेविड के लिए ऐसा था जैसे गहरे समंदर में भटके हुए को किनारे की रोशनी मिल गई हो। इसने उसे सही रास्ता दिखाया और धुंध से बाहर निकालकर घर तक पहुंचाने में मदद की। डेविड डेविड मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। डेविड के बच जाने के बाद वो सीधा जाकर सारा के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। उसे लगा कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। गनीमत है कि सारा ने उसे बताया कि ऐसा सिर्फ लंबे समय तक बर्फ में चलने और उसकी चमकती रोशनी की वजह से हुआ है। उसे स्नो ब्लाइंडनेस हो गया है, बस 3 दिन आराम करने से वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये जानकर डेविड ने राहत की सांस ली और सारा की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो गया। डेविड की हिम्मत और कभी हार न मानने की जिद धीरे धीरे सारा के टूटे हुए दिल को भी जोड़ रही थी। जब डेविड घर में आराम कर रहा था तब सारा ने प्यार से उसके नहाने के लिए गर्म पानी तैयार किया। सारा ने भी इस प्यार का जवाब अपने तरीके से देने का फैसला किया। उसने एक कैंची ली और डेविड की दाढ़ी सेट करने लगी। पर्दों से छनकर आती हुई सूरज की रोशनी ने न सिर्फ कमरे के हर कोने को रोशन कर दिया, बल्कि उन दोनों के बंद दिलों को भी धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया। इस शांत और खूबसूरत माहौल में उनके बीच एक ऐसा प्यार पनपने लगा जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता था। डेविड ने प्यार से सारा के बालों को हटाया और फिर खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। तुम्हें दिखाई दे रहा है, मैंने ठीक से नहीं देखा। कभी एक दूसरे की शक्ल न देखने वाले ये दो दुश्मन अब साथ रहते थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन दोनों में से किसी की भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि दोनों ही ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वे आगे जिंदा बचेंगे भी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं था। अगले दिन सुबह जब वे शांति से नाश्ता कर रहे थे तभी अचानक बाहर से किसी के दरवाजा पीटने की जोरदार आवाज आई। डेविड तुरंत बाहर देखने के लिए दौड़ा, लेकिन दरवाजा खोलने पर बाहर कोई नहीं था। उसे थोड़ी निराशा हुई और वो बेबस महसूस करने लगा। लेकिन जैसे ही वो उदास होकर वापस पलटने लगा, वो आवाज फिर से आई। इस अजीब सी घटना ने उन दोनों के चेहरों की हवाइयां उड़ा दी। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक लकड़ी का दरवाजा जोर से खुला। डेविड इतना डर गया कि उसने जल्दी से अपना टिफिन उठा लिया, लेकिन उन्हें ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि वो छिपकर आने वाला मेहमान और कोई नहीं बल्कि एक प्यारा सा और गोलमटोल पेंगुइन था। इसे देखकर डेविड की जान में जान आई और उसने राहत की सांस ली। इस छोटे से मेहमान के आने से उनकी बोरिंग जिंदगी में थोड़ी मस्ती आ गई, लेकिन इस बात को लेकर उन दोनों के बीच थोड़ी बहस भी हो गई। तुम ये क्या कर रहे हो डेविड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्यारे और मासूम से छोटे मेहमान को देखकर? आखिरकार डेविड का दिल पिघल ही गया और इस तरह वह भी उनके इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन गया। सारा ने उसका एक प्यारा सा नाम भी रखा, मोटू। मोटू का आना जैसे किस्मत का कोई खेल था जिसने उन दोनों की जिंदगी में अचानक से ढेर सारी खुशियां और चमत्कार भर दिए। डेविड की प्यार भरी देखभाल से सारा के पैरों की चोट भी दिन ब दिन ठीक होने लगी थी और उसकी मुस्कान भी अब और भी प्यारी हो गई थी। खाली समय में डेविड एक स्लेज गाड़ी लाता और सारा को उस पर बिठाकर इस खूबसूरत बर्फीली वादियों की सैर कराता और मोटू भी खुशी से उछलता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ता। स्लेज पर बैठी सारा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। ये तीनों साथ में इतने खुश थे कि वे अंटार्कटिका के इस बेहद खूबसूरत नजारे में पूरी तरह खो गए थे, मानो वे अपनी सारी मुश्किलें भूल गए हों। अगर वे सच में वापस नहीं जा सके तो हमेशा ऐसे ही जिंदगी बिताना भी उनके लिए बहुत खुशी और प्यार भरा एहसास होता। उस पल डेविड और सारा दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। शायद सच्चा प्यार वही है जो मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बने, आम दिनों में साथ निभाए और तूफानों के बीच एक दूसरे का हाथ कसकर थामे रहे, बिना भविष्य की चिंता किए और बिना डरे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनके सामने खाने की कमी की एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी। डेविड ने तुरंत बाहर जाकर मछली पकड़ने का फैसला किया। सारा ने उसे बहुत ही प्यार से रास्ता बताया, लेकिन डेविड ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ थोड़ी फ्लर्टिंग की। सारा ने झेम कर खुद को पीछे किया, लेकिन जब डेविड ने दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना की तब सारा को समझ आया कि उसने उसे गलत समझा था। उसने अपने गले का लॉकेट उठाया और मन ही मन उसके लिए प्रार्थना करने लगी ताकि उसे दोबारा स्नो ब्लाइंडनेस न हो। बाहर निकलने से पहले डेविड ने सारा का दिया हुआ चश्मा पहन लिया। अब बर्फ की चमक उसकी आंखों में नहीं चुभ रही थी, लेकिन जैसे ही वो तैयार होकर बाहर जाने लगा उसका पहले वाला कॉन्फिडेंस गायब हो गया था। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ये छोटे से शब्द किसी धूप की किरण की तरह थे जिन्होंने डेविड के दिल का सारा डर और बेचैनी दूर कर दी। उसे ऐसा लगा जैसे उसे बहुत सारी हिम्मत मिल गई हो। वो बिना डरे तेज बर्फीले तूफान में आगे बढ़ने लगा। उसका हर एक कदम बहुत मजबूत और पक्का था। सारा के बताए हुए रास्ते पर चलकर वो अपनी जगह पर पहुंच गया। उसने घुटनों के बल बैठकर बर्फ को हटाया और तभी उसके सामने कई सारी मछलियां तैरती हुई दिखाई दी। लेकिन तभी एक बहुत भयानक और डरावनी आवाज के साथ एक बहुत बड़ी चीज उसके सामने आ गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके सामने की बर्फ तेजी से टूटने लगी और डेविड इससे पहले कि वो बच पाता वो सीधे उस गहरे और खतरनाक समंदर में जा गिरा। उसका शरीर तेजी से नीचे डूबता जा रहा था। पानी का तेज बहाव उसे बेरमी से बहुत दूर धकेल रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ पैर मारे ताकि वो ऊपर आ सके, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने अपनी कोहनियों से पूरी ताकत से बर्फ की परत पर वार किया, लेकिन वो बर्फ किसी लोहे की दीवार की तरह सख्त थी। जैसे जैसे उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी उसे ऐसा लगा जैसे उसका दम घुटने लगा है। उसे चक्कर आने लगे थे और उसका शरीर धीरे धीरे नीचे जा रहा था। जब उसकी जान पर बनी हुई थी तभी मानो फरिश्तों की तरह पेंगुइन का एक झुंड वहां आ गया। वे तेजी से पानी में कूदे और डेविड की तरफ तैरते हुए आए। उन्होंने उसके चारों तरफ कुछ चक्कर लगाए और फिर बर्फ की दरार की तरफ तैरने लगे। डेविड को अपनी उस हताशा में जीने की एक नई उम्मीद मिल गई थी। उसने अपनी पूरी जान लगाकर हाथ पैर मारे और बाहर निकलने के रास्ते की तरफ तैरने लगा। पेंगुइन के पीछे पीछे चलकर वो आखिरकार बर्फ से बाहर आ गया और उसकी जान बच गई, लेकिन उसके गीले कपड़े उस कड़ाके की ठंड में तुरंत जम गए। वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था, बस छेद के किनारे सिकुड़कर कांप रहा था। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि सारा घर पर उसका इंतजार कर रही है, उसने हिम्मत बांधी, दांत भींचे और फिर से उठ खड़ा हुआ और बड़ी मुश्किल से घर की तरफ बढ़ने
लगा। सर्द हवा किसी तेज चाकू की तरह बेरमी से उसके शरीर को काट रही थी। उसे ऐसा भयानक दर्द हो रहा था जैसे वो हवा उसके शरीर और उसकी हिम्मत दोनों को तोड़ देना चाहती हो। लेकिन उस भयानक दर्द के बीच सारा ही उसकी आगे बढ़ने की इकलौती वजह थी। वो अपने सुन्न हो चुके पैरों को घसीटता हुआ भारी लेकिन मजबूत कदमों से एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। हड्डियों को जमा देने वाली उस ठंड में सिर्फ सारा के ख्यालों के सहारे उसने अपनी आखिरी बची हुई हिम्मत से काम लिया और लकड़ी के घर तक पहुंच गया। इस वक्त डेविड की ताकत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी और वो सीधा बेहोश होकर गिर पड़ा। सारा ने बिना कुछ सोचे जल्दी से उसके वो जमे हुए कपड़े उतार दिए और फिर बिना एक पल गवाए उसने डेविड के उस ठंडे शरीर को कसकर गले लगा लिया ताकि वो अपने शरीर की गर्मी से उसे गर्माहट दे सके। अपने बेइंतहा प्यार से उसने डेविड की सारी ठंडक दूर कर दी। जब डेविड को होश आया और उसने देखा कि सारा ने उसके लिए क्या कुछ किया है तो उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आ गई। ये एक नई जिंदगी मिलने की खुशी थी और सारा के इतने प्यार और देखभाल के लिए उसका शुक्रिया था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। राशन की कमी उन्हें धीरे धीरे एक अनजान खतरे की तरफ धकेल रही थी। तुम भी खा लो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके पास ईंधन भी बहुत कम बचा था। अगर उन्हें जल्दी ऑरोरा स्टेशन नहीं मिला तो वे बहुत जल्द हार मान जाएंगे। हमेशा मजबूत रहने वाला डेविड भी अब चुपचाप रहने लगा था। लेकिन फिर एक दिन जब वो बाहर कुछ ढूंढने निकला था तो उसे अचानक से एक अजीब से आकार का पत्थर मिला। उसे तुरंत सारा की बात याद आई जिसने कहा था कि अंटार्कटिका में बहुत कीमती उल्कापिंड मिलते हैं। अगर उन्हें बस एक भी मिल जाए तो उनके पास इतना पैसा होगा कि वे आराम की जिंदगी जी सकते हैं। अचानक मिली इस खुशी ने डेविड के मन की सारी उदासी को दूर कर दिया। वो अपनी इस कीमती चीज को दिखाने के लिए खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ा। यही है, बिल्कुल यही है, तुम खुद ही देख लो। लेकिन ये उससे थोड़ा अलग है जो मैंने पहले देखा था।